हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीवान सिंह। मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारी 29/4/2026 को सुनवाई है। उससे पहले जो भी संभावित पॉसिबल मैटर है उसे हम बार बार रिपीट कर रहे हैं। ये तो बहुत चीज़ें बहुत पहले डाल दी हैं, लेकिन क्योंकि 2 दिन के बाद सुनवाई है तो स्वाभाविक सी बात है, जब इनको हम डालेंगे तो थोड़ा रिवाइव होगा। तो आज हम फंड की बात करते हैं। अब फंड ये तो निश्चित हो ही गया कि ये वेंकटाचलम वाली थ्योरी, पैसा कहाँ से आएगा, वो ख़त्म हो चुकी है। और ये पता चल चुका है कि फंड का इंतजाम केवल और केवल स्टैट्यूटरी बॉडी यानी बैंक करेगा। किसके अनुसार करेगा? रेगुलेशन 11 के अनुसार। तो हमने कुछ खास जो रेगुलेशन है फंड के चैप्टर 3 के, वो मैंने यहाँ ले रखे और इन्हीं पर हम बात करेंगे। अब क्योंकि चलते चलते ये रिवीजन हो जाएगा तो बेटर है कुछ लोगों के दिमाग में आ जाए कि हमारे रेगुलेशन में क्या लिखा हुआ है। तो सबसे पहले तो चैप्टर 3 में जो फंड में 5 जो रेगुलेशन उन्हें कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फंड। ये फंड जो बनेगा जिसको हम पेंशन फंड कहते हैं, उसमें कौन होगा? द बैंक शैल कंस्टिट्यूट ए फंड टू बी कॉल्ड द बैंक ऑफ इंडिया। ये जो पेंशन BEPR है, पेंशन रेगुलेशन, ये बैंक ऑफ इंडिया का है। एम्प्लॉयज पेंशन फंड अंडर एन इररिवोकेबल ट्रस्ट विद इन 120 डेज फ्रॉम द नोटिफाइड डेट। यानी नोटिफाइड डेट थी 29/9/1995। 29/9/1995 से लेकर के 1 से 20 दिन के अंतर्गत एक फंड का क्रिएशन किया जाएगा और ये फंड होगा इररिवोकेबल। यानी एक बार जब ये क्रिएट हो जाएगा और जब तक इसके बेनिफिशियरी रहेंगे तो इसे बैंक ख़त्म नहीं कर सकता। बैंक मर्ज हो सकता है लेकिन फंड खत्म नहीं होगा। फंड जाके दूसरे में मिल जाएगा, बेनिफिशियरी को उसका पैसा मिलता रहेगा। इररिवोकेबल का मतलब ये होता है। आगे, द फंड शैल हैव फॉर इट्स सोल पर्पज द प्रोविजन ऑफ फॉर द पेमेंट ऑफ पेंशन और फैमिली पेंशन अकॉर्डिंग दीज रेगुलेशंस टू द एम्प्लॉय। एम्प्लॉयज को और फैमिली पेंशन को सिर्फ पेंशन देनी पड़ेगी, बस। तीसरे में बहुत बड़ी बात कही गई है, द बैंक शैल बी अ कंट्रीब्यूटर टू द फंड। बैंक कंट्रीब्यूट करेगा फंड में। एंड शैल एंश्योर दैट सफिशिएंट सम्स आर प्लेस इन इट टू एनेबल द ट्रस्टी टू मेक ड्यू पेमेंट टू बेनिफिशियरी अंडर दीज पेमेंट्स। मतलब इन रेगुलेशन के अनुसार जो ट्रस्टीज हैं वो प्रॉपर तरीका से पेंशन दे सके, उनके लिए पैसा का इंतजाम कौन करेगा? बैंक शैल बी द कंट्रीब्यूटर। और इसके लिए जो बैंक कैसे कंट्रीब्यूट करेंगे उसका तरीका भी रेगुलेशन 11 में बता रखा है। इसका मतलब ये हो गया कि जो आपके पेंशन फंड है उसको सिर्फ मैनेज करेंगे बेनिफिशियरी की पेमेंट, पेंशन पेमेंट के लिए कौन? ट्रस्टीज, और उनका कोई काम नहीं है। अब दोस्तों, जो बार बार बातें होती थी पैसा कहाँ से आएगा, पैसा कहाँ से आएगा, पैसा रेगुलेशन का जो 11 रेगुलेशन है, यानी चैप्टर 3 का जो रेगुलेशन 11 है उससे आएगा। एक्चुअरियल इन्वेस्टिगेशन ऑफ फंड, ये फंड जो है, ये फंड जो रखा हुआ है, इसको जो एक्चुअरीज हैं, एक्चुअरीज कौन होते हैं? जो ये जो क्या नाम CA टाइप लोग होते हैं, जो गणना करते हैं, कैलकुलेट करते हैं कि भाई कितना पैसा चाहिए, कितना नहीं चाहिए, कितना कहाँ जाएगा, कितना कहाँ जाएगा, उनको कहते हैं। द बैंक शैल कॉज एन इन्वेस्टिगेशन टू बी मेड बाई एक्चुअरी। यानी एक्चुअरी उसका इन्वेस्टिगेशन करेगा इनटू द फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ द फंड। फंड की फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है एवरी फाइनेंशियल ईयर, हर फाइनेंशियल ईयर में करेगा ऑन 31st डे ऑफ मार्च एंड मेक सच एडिशनल एनुअल कंट्रीब्यूशन। और ये इन्वेस्टिगेशन करने के बाद यदि कुछ कमी पीसी होती है तो बैंक एडिशनल एनुअल कंट्रीब्यूशन देगा। अब ये एडिशनल एनुअल कंट्रीब्यूशन क्या है? एडिशनल एनुअल कंट्रीब्यूशन वो है कि जो आपका बैंक जो एम्प्लॉयर जो 14% या 10% जो कुछ भी इसमें देता है ना CPF में, उसके अलावा यानी जो कमी पीसी है, मेक रिक्वायर्ड टू सिक्योर पेमेंट ऑफ बेन। बस बात यह है इन रेगुलेशन के अनुसार बेनिफिशियरी को पेंशन मिलती रहे। अब दोस्तों क्लियर हो गया, अब कोई डाउट नहीं है कि इसमें किसी प्रकार से बैंक की कंट्रीब्यूटर होगा। और रेगुलेशन 11 ये कहता है उनको कि बैंक एक्चुअली इसका कैलकुलेशन करेंगे, कितना पैसा वो सारा देंगे। तो दोस्तों यहाँ कंपोजिशन ऑफ द फंड दे रखी है, मतलब फंड में कहाँ कहाँ से पैसा आएगा। जब ये बना था उस समय तो इसमें A से लेकर के H तक रेगुलेशन 7 में
जो भी सब रेगुलेशन दे रखे हैं, सब क्लॉज दे रखे हैं, उनमें यहाँ से लेके यहाँ तक जितना भी पैसा आएगा CPF से संबंधित होगा। यानी एम्प्लॉयज का एक पैसे का कंट्रीब्यूशन नहीं है। जो इन्होंने 2010 में पैसा लिया था वो हमसे गलत लिया था। पहला पैसा आएगा द कंट्रीब्यूशन बाय द बैंक एट द रेट 10%। 10% जो बैंक देगा तो पैसा हो जाएगा, ये CPF में जाता है। द अक्यूमुलेटेड कंट्रीब्यूशन ऑफ बैंक टू द प्रोविडेंट फंड एंड इंटरेस्ट। और जिस आदमी ने पेंशन ली है और उसको CPF जो देगा, तो CPF का पैसा और इंटरेस्ट के साथ यहाँ जमा हो जाएगा। द अमाउंट कंसिस्टिंग ऑफ कंट्रीब्यूशन ऑफ द बैंक अलॉन्ग विद इंटरेस्ट रिफंडेड बाई द एम्प्लॉय हु हैड रिटायर्ड बिफोर। और रिटायरी जो होंगे वो अपना जो CPF लौटाएंगे तो इंटरेस्ट के साथ लौटाएंगे। इन्वेस्टमेंट एन्युटी, और जो कहीं पैसा लगा रखा है वार्षिकी में, एन्युटीज में, वो इसमें आएगा। अमाउंट ऑफ एनी, कोई मतलब इन्होंने कैपिटल गेन कर लिया है तो वो भी पैसा इसमें आएगा। एडिशनल एनुअल कंट्रीब्यूशन मेड बाई द बैंक विद द प्रोविजन, और 11 का प्रोविजन जो है ना, एडिशनल रिक्वायरमेंट एक्चुअली करेगा उसका पैसा आएगा। एनी इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट ऑफ द अमाउंट क्रेडिटेड फंड, और कोई भी किसी फंड में पैसा कहीं लगाएगा उसका पैसा यहाँ पर आएगा। द अमाउंट कंसिस्टिंग ऑफ कंट्रीब्यूशन ऑफ द बैंक अलॉन्ग विद इंटरेस्ट फंडेड बाय द, और ये फैमिली पेंशन से जो पैसा आएगा वो, मतलब सारा का सारा पैसा इस प्रकार आएगा और जा करके फंड में जमा हो जाएगा और यहाँ से मिलेगी पेंशन। और इस पेंशन में कोई कमी बेसी होती है देंगी बैंक। अब इसमें वो दोस्तों हम जो सोचते हैं ना कि पेंशन फंड पर, कोई पेंशन फंड कुछ नहीं है, ट्रस्टीज को कर रहे हैं। सारा का सारा बोर्ड के जो CMD साहब है उनकी देख रेख में उनके नीचे हो रहा है सारा काम जितना भी हो रहा है। देखो, बोर्ड ऑफ ट्रस्टी, द बोर्ड ऑफ ट्रस्टी शैल कंसिस्ट ऑफ सच नंबर ऑफ पर्सन नॉट लेस देन 3 एंड नॉट मोर देन 9 एज मे बी डिटरमिन्ड बाय द बोर्ड टू बी अपॉइंटेड बाय द बैंक। अपॉइंट करेगी किसको? ट्रस्टीज को। द पावर टू अपॉइंट द ट्रस्टी शैल बी वेस्टेड विद द बैंक एंड ऑल सच अपॉइंटमेंट शैल बी मेड इन राइटिंग। बैंक की राइटिंग में करेगी और बैंक ही करेगी सारा कुछ जो कुछ करना है। द बैंक शैल नॉमिनेट वन ऑफ द ट्रस्टीज टू बी, उनमें से एक चेयरमैन बना देगी। और ट्रस्टीज टू कैरी आउट द, और ट्रस्टी जो काम करेंगे बैंक की डायरेक्शन के अनुसार करेंगे। भैया ट्रस्टी बिल्कुल यहाँ फ्री नहीं है, सारा का सारा काम बैंक का है। पैसा भी बैंक देगा, इसको मैनेज बैंक करेगा। वो अलग बात है कि बैंक इनको दूसरे लोगों के एक ट्रस्ट के माध्यम से इनको कंट्रोल कर रही है, क्योंकि अपनी बैलेंस शीट में नहीं दिखा सकते। बड़ा सीधा साधा है। जिस भी व्यक्ति ने, और जब भी ये जो रेगुलेशन बनाए होगा चैप्टर 3 का फंड का, मतलब बहुत सोच समझ के, बड़े दिमाग से, बड़े विचार से बनाया था, आराम से बैठ के बनाया था। अब ये समझ में मेरी भी नहीं आया कि इतना सीधा साधा, इतना सिंपल, इतना सशक्त प्रकार का जो रेगुलेशन है फंड का, ये हमारे लोगों के समझ में क्यों नहीं आया। ये क्यों बैंक चलाओ नहीं समझ पाया हल्की चीज़ को। इंग्लिश तो बहुत लिखता है, लंबी लंबी इंग्लिश लिखता है, लेकिन हमारे नेता इसको नहीं समझ पाए। भैया फंड में क्या है, फंड में जाके देखो तो सही। फंड थ्योरी, सारा फंड थ्योरी खाते खाते ना 30-35 साल निकाल दिए। अब 30-35 साल में आगे समझे कि फंड का तो काम है ही नहीं, फंड का तो काम है बैंक का ही सारा जितना भी है। अब मैं तो याद दिलाना था, मैंने याद दिला दिया कि वो थोड़ा इनको कोरे देंगे ना तो थोड़ा दिन के दिमाग में रिवीजन होगा और हमें फ़ायदा होगा। अब यहीं ख़त्म करूँगा। थैंक यू।